गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। हमने डिमांड चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। डिमांड क्या होती है, कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं उसको इफेक्ट करते हैं, वो सब चीजें हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है लॉ ऑफ डिमांड। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या होता है कि जब वस्तु के प्राइस कम होते हैं तो वस्तु को हम ज्यादा खरीदते हैं, और वस्तु के प्राइस हैं वो अगर बढ़ जाते हैं तो हम उसको कम खरीदते हैं। यही चीज होती है लॉ ऑफ डिमांड। ये एक नेचुरल सा लॉ है, ये हम कहीं भी अप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये चीज एक अहमियत रखती है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट या अदर थिंग रिमेन इक्वल, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी चीजें कौन सी हैं उनके बारे में भी बताएंगे आपको। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज विद ए डिक्रीज इन ओन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि वस्तु के अपने खुद के प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होते हैं यानी कि कम होते हैं। देन क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसने क्या बताया है कि अगर किसी वस्तु के प्राइस कम हो जाएं तो उस वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि उस वस्तु को ज्यादा डिमांड की जाती है, वो वस्तु ज्यादा खरीदी जाती है। और वॉइस वर्सा, वॉइस वर्सा का मतलब क्या है भाई, इसका उल्टा, यानी कि अगर प्राइस कम हुए हैं तो उसको ज्यादा खरीदा है, और प्राइस अगर बढ़ जाए, किसी वस्तु के प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उस वस्तु को कम खरीदा जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है भाई इसमें, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज देन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज देन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। ये हमारा क्या है लॉ ऑफ डिमांड है। यानी कि सारी चीजें, बाकी सारी चीजें किस चीज को छोड़ के, कमोडिटी के यानी कि वस्तु के अपने प्राइसेस हैं, खुद के प्राइस हैं वस्तु के, उनको छोड़ के बाकी चीजें क्या रहेंगी, बीइंग इक्वल या कांस्टेंट, वो स्थिर रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। वो चीजें कौन सी हैं, वो हमारे अजम्पशंस हैं, उनमें हम करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि अदर थिंग बीइंग इक्वल यानी कि बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी। चेंज किस में होगा, सिर्फ वस्तु के अपने प्राइसेस में, खुद का प्राइस होगा कमोडिटी का, उसमें चेंज आएगा। और उसका इफेक्ट क्या होगा, प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस अगर डिक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यही हमारा क्या है लॉ ऑफ डिमांड है। इसको हम टेबुलर प्रेजेंटेशन या डायग्राम है दोनों के द्वारा हम देखेंगे। जैसे हमने यहाँ प्राइस लिया, 10 रुपीज प्राइस था तो हम 100 वस्तुएं खरीदते थे। प्राइस कम हो गया, 9 रुपीज हो गया तो हम कितनी 150 यूनिट्स हैं किसी वस्तु की वो खरीद रहे हैं। पहले कितनी 100, अब कितनी 150। प्राइस क्या हुआ, 10 से 9 हुआ, या 9 से 8 हुआ तो हमने कितनी 200 वस्तुएं खरीदी। अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, प्राइस 8 था तब हम 200 खरीद रहे थे, प्राइस 9 हुआ तो हमने कितनी वस्तुएं खरीदी, सिर्फ 150 वस्तु खरीदी। तो क्या हुआ, इसमें नेगेटिव रिलेशन हुआ। किसमें, प्राइस में और क्वांटिटी में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। प्राइस अगर नीचे से ऊपर गया यानी कि 8 से 9 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस तो क्या हुआ 8 से 9 यानी कि इंक्रीज हुआ है, और क्वांटिटी डिमांडेड 200 से 150 यानी कि डिक्रीज हुई है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि प्राइस अगर 10 से 9 हो गया तो प्राइस तो क्या हुआ कम, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो यही चीज है कि इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन है। एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी। ठीक है, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, और प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। यहां देख लो, हमारा अगर प्राइस हमारा यहां था, प्राइस क्या था P, तब क्या था हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी Q। ठीक है, और अगर प्राइस है वो कम होकर के P से कम होकर के P1 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड है OQ से बढ़ करके OQ1
हो जाती है। प्राइस क्या हुआ, इतने से इतना हो गया, यानी कि ऊपर से कम होकर के यहाँ आ गया। ऐसे ही क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ से इंक्रीज होकर के यहाँ चली गई, तो प्राइस क्या हुआ, कम, और क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि डिमांड है वो क्या हुई, ज्यादा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हम अप्लाई करके देखते हैं किसी भी चीज पे। अगर हमारे पास कोई भी सब्जी लगा लो, हम चने से लगा लेते हैं, हमारे पास चना है, उसको हम कम या ज्यादा क्यों खरीदते हैं, अगर उसके प्राइस कम होंगे तो हम उसको यूज करेंगे ज्यादा। ज्यादा यूज कहाँ, बेसन में भी, छोले बना करके भी, हमारे पशुओं को भी डाल देंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अगर प्राइस कम होगे तो हम क्या करेंगे, उसको ज्यादा खरीदेंगे, और प्राइस उसके अगर ज्यादा है, महंगा है चना, तो उसको हम कम खरीदेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और चीजें होती हैं, कोई भी चीज सब्जी से लगा लो या जो भी नॉर्मल गुड्स कोई भी ले लो, ठीक है, अगर उसके प्राइस ज्यादा है ना, तो हमारी परचेजिंग पावर है वो एक लिमिटेड होती है। हमारे पास 10,000 रुपए हैं और उससे हमने वस्तुएं खरीदनी है। अगर वस्तु का प्राइस 100 रुपए है तो हम कितनी वस्तुएं खरीद लेंगे, 10,000 रुपए से 100 वस्तुएं खरीद लेंगे। या ये मान लो कि 1,000 रुपए है हमारे पास और 100 प्राइस है, तो हम कितनी 10 वस्तुएं खरीद लेंगे। अगर उस वस्तु का प्राइस 200 रुपए हो जाए तो उस 1,000 रुपए से कितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी, सिर्फ 5। तो वही चीज है कि प्राइस अगर बढ़ गया तो हम कम वस्तुएं खरीदेंगे, और प्राइस अगर कम हो गया तो हम ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। किसी भी चीज पे हम जो हमारी नॉर्मल गुड्स हैं उनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो ये लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई होता है। इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस क्या है, जो पहली लाइन हमारी थी, अदर थिंग रिमेन इक्वल या अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी अजम्पशंस। उसी को अदर थिंग कौन सी भाई, एक इसको ऑन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, इसको छोड़ के बाकी सारे की सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। बाकी सारी चीजें क्या थी, हमने अभी डिटरमिनेशंस या डिमांड फंक्शंस किया था, उसमें कितने फैक्टर किए थे, सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, अदर थिंग्स हैं। सिर्फ एक पहले फैक्टर को छोड़ के, पहला फैक्टर हमारा क्या था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का, वो था ऑन प्राइसेज ऑफ द कमोडिटी, ऑन प्राइसेज ऑफ द गुड्स। उसको छोड़ के बाकी सारे फैक्टर क्या होंगे, हमारे अजम्पशंस में आएंगे। जैसे कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स है, उसके प्राइस हैं रिमेन कांस्टेंट, ये हमारा पहला अजम्पशंस होगा। दूसरी अजम्पशंस क्या है भाई, हमारी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको कि मैंने अभी बताया था कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका प्राइस है 100 रुपए और हमारे पास कितने हैं, 1,000 रुपए हैं, यानी कि हमारी इनकम कितनी है, 1,000 रुपए। हम कितनी वस्तुएं खरीद लेंगे भाई इस 1,000 रुपए से, 10 वस्तुएं। प्राइस 100 रुपए है ना, और प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो हम कितनी वस्तुएं खरीद पाएंगे, 5। लेकिन अगर हमारी इनकम है वो 1,000 से 2,000 हो जाती है तो फिर भी तो 10 वस्तुएं खरीद पाएंगे। तो डिमांड तो 10 पहले थी, 10 अब रह गई। तो इसलिए ये चीज है ना, जो इनकम है वो हमारी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करेगा। अगर ये अजम्पशंस हैं जो हमने ली हैं, यानी कि अदर थिंग बीइंग इक्वल नहीं है, यानी कि जो इक्वल नहीं रहती अदर थिंग, उनमें चेंज आ जाता है, तो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड कब वर्क करेगा, जब ये हमारी अजम्पशंस हैं ये पूरी होंगी, ये चीजें क्या होगी, इक्वल रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ना ही चेंज आएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, ना कोई चेंज आएगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी सिमिलर रहेगा, और एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी नहीं होंगी। कोई भी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं इन फ्यूचर वो हमारी नहीं होंगी, और पॉपुलेशन साइज है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, वो भी इक्वल रहेगा, अनचेंज रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सारी की सारी जो हमारी क्या है अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की। अगर इनमें चेंज आ गया तो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करेगा, वो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम हमारा, ठीक है। यानी कि प्राइस कम होने पर भी हम ज्यादा वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, या प्राइस बढ़ने पर भी हम ज्यादा वस्तुएं खरीद लेंगे, कम वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। अगर इनमें चेंज आता है तो ये इफेक्ट करते हैं एक अलग मैटर, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ किसमें चेंज करते हैं, ऑन प्राइसेज ऑफ द कमोडिटी, इसमें तो चेंज होगा, और बाकी सारी चीजें जो हमारे फैक्टर थे
जो फंक्शंस थे, डिमांड फंक्शंस, उसके जितने भी फैक्टर हमने स्टडी किए थे वो सारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा आज का टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड था। मेरी ख्याल से तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से आप, मुझे कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।